नमस्कार बच्चों, मैं संजीत एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसवा बर्नियर, एक फ्रांसीसी यात्रा जिसने मुगल काल के दौरान भारत की यात्रा की थी। तो आज के क्लास में हम लोग फ्रांसवा बर्नियर के भारत यात्रा से जुड़ी हुई बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त करेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसवा बर्नियर भारत में किन परिस्थितियों में आया और यहाँ आने के बाद उसने भारत में कितना वक्त बिताया, भारत को वह किन नज़रों से देखा और भारत की यात्रा पे आधारित उसने कौन सी पुस्तक लिखा और इस पुस्तक ने फ्रांस के लिए क्या मायने रखता है, भारत में फ्रांसीसियों के आगमन में इसका क्या महत्व है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज का टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, है ना। तो बच्चों, फटाफट यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह से आप सबों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आऊँगा और ये टॉपिक भी आपका क्लास 12 के बच्चों के लिए है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा 12 क्लास के बच्चे जो है वो इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं फ्रांसवा बर्नियर। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फ्रांसवा बर्नियर वो एक फ्रांस का यात्री था, यानी 1620 ईस्वी में फ्रांसवा बर्नियर का जन्म जो है वो फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ था, जैसा कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। यानी फ्रांसवा बर्नियर कौन था, आपको पता चल चुका है कि फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से भारत आने वाला एक यात्री था जिसका जन्म 1620 ईस्वी में फ्रांस के जोई नामक स्थान पर हुआ था। आइए इसके बचपन के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि बचपन से ही फ्रांसवा बर्नियर को घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक था। यानी फ्रांसवा बर्नियर बचपन से ही घूमने फिरने का शौकीन था और आपको पता होगा कि ये स्टूडेंट लाइफ में ही लगभग यूरोप की यात्रा कर चुका था। वैसे ही मैंने लिखा हूं कि स्टूडेंट लाइफ में ही इसने यूरोप की लगभग यात्रा पूरी कर चुका था। और इसी कड़ी में 1656 ईस्वी में उसे भारत आने का सौभाग्य मिलता है। अब यहाँ पर बच्चों आपको मन में एक सवाल आएगा कि 1656 ईस्वी में वो भारत क्यों आया। तो मैं आपको बताऊं कि फ्रांसवा बर्नियर पेशे से एक चिकित्सक भी थे और फ्रांस के बहुत ही जाने माने वो एक चिकित्सक थे, यानी कि वो एक डॉक्टर थे। 1656 ईस्वी में भारत में शाहजहां का शासन था और उसका बड़ा पुत्र दारा शिकोह जो था वो गंभीर रूप से बीमार था और इसी बीमारी की इलाज हेतु फ्रांसवा बर्नियर को फ्रांस से भारत बुलाया जाता है। कब? 1656 ईस्वी में। यानी अब आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी कि फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया। तो फ्रांसवा बर्नियर 1656 ईस्वी में भारत आया। आने के पीछे वजह क्या थी कि वह फ्रांस का एक बहुत बड़ा चिकित्सक था और यहाँ पे शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह का वो इलाज करने के लिए आया था। चलिए ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले उसने भारत में आया तो कहाँ पे आया? सूरत में आया, यानी गुजरात में जो सूरत का बंदरगाह था, तो इसी 1656 ईस्वी में वो भारत में सूरत के बंदरगाह पर आता है। ठीक है, लेकिन वह भारत में न केवल मुगल दरबार तक ही सिमट के रह जाता है, बल्कि जब एक बार वह भारत आता है तो भारत के विभिन्न शहरों का भी वो भ्रमण करता है, यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों का वह दौरा करता है और मुगल अभियानों में भी वो कई बार साथ गया है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं बच्चों कि भारत में वह किन किन क्षेत्रों की यात्रा किया था। तो आगरा, अहमदाबाद, कश्मीर, बनारस, बंगाल, राजमहल, यानी जो झारखंड का क्षेत्र है राजमहल का क्षेत्र, तो ये संथाल परगना का क्षेत्र में भी वो आया। हालांकि उस समय वो जो है वो बंगाल का ही क्षेत्र में आता था। गोलकुंडा, इसके अलावा वो कलकत्ता का कासिम बाजार की भी उसने यात्रा की। इसके अलावा उसने लाहौर की भी यात्रा की, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, है ना। तो फ्रांसवा बर्नियर भारत आता है, मुगल दरबार में
वो दारा शिकोह का इलाज करने के लिए आता है और बाद में दारा शिकोह का वो पर्सनल डॉक्टर के रूप में कार्यरत रहता है। यानी कि दारा शिकोह और फ्रांसवा बर्नियर के बीच का जो संबंध था वो एक रोगी और एक डॉक्टर के बीच में, यानी एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच का जैसा संबंध होता है वैसा ही संबंध था, परंतु दारा शिकोह से वो काफ़ी क्लोज हो चुका था। मुगल दरबार में सबसे ज़्यादा यदि वो क्लोज था तो किससे था? दारा शिकोह से था। उसके बारे में हम लोग आगे बात भी करेंगे, है ना। तो 1656 ईस्वी में वह भारत आया अवश्य इलाज करने के उद्देश्य से। तो हो सकता था कि वो भारत में आया, दारा शिकोह का इलाज करे और वो पुनः भारत से वापस फ्रांस लौट जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। एक बार जब वह दारा शिकोह के इलाज करने के लिए भारत 1656 ईस्वी में आता है तो लगभग 12 वर्षों तक, यानी 12 वर्षों तक वह भारत में रहता है और भारत को बड़ा ही करीब से, बहुत ही क्लोज निगाहों से वो देखने की और आकलन करने की कोशिश करता है। और इसी का परिणाम रहता है कि उसने अपनी यात्रा विवरण के आधार पर उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो यहाँ आपको ये भी याद रखना है बच्चों ऑब्जेक्टिव के लिए कि फ्रांसवा बर्नियर के द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर। यानी आपसे यदि एग्जाम में ये पूछ दे कि ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है तो फ्रांसवा बर्नियर है। अब ये किताब उसने तो लिखा, लेकिन इस किताब में ऐसी बातें क्या थी, क्या ये एक इम्पॉर्टेंट किताब थी या नहीं थी, इसका आकलन आप इन चीज़ों से कर सकते हो जिसको मैं अब आगे बतलाने जा रहा हूं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट पुस्तक रही होगी उस जमाने के लिए। ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर की आप समझ सकते हो कि सबसे पहले 1670 से 71 के बीच, यानी 1670-71 में ये पुस्तक सबसे पहली बार प्रकाशित हुई। यानी मैं बताया कि 1656 में वो आया, 1668 ईस्वी में वो भारत से वापस लौट गया, कहाँ पे? फ्रांस। और फ्रांस जाने के बाद 1670-71 में पहली बार इस पुस्तक को क्या किया गया तो पब्लिश किया गया, पहली बार प्रकाशित किया गया। लेकिन आप इसकी अहमियत को समझिए कि 1670 से 1725 के बीच 8 बार फ्रेंच भाषा में इस पुस्तक को अनुवादित किया गया। 8 बार मायने रखता है कि किसी भी पुस्तक को इतने कम इंटरवल में 8 बार इस पुस्तक को क्या किया गया, बार बार पब्लिश किया गया, अनुवादित किया गया। 1684 ईस्वी तक तो 3 बार इसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया गया। यानी इसकी पुस्तक को, हालांकि इसने जो पुस्तक लिखी थी वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी, है ना। जो 1670-71 में जो बुक पब्लिश हुई वो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज में थी? वो फ्रेंच लैंग्वेज में थी। लेकिन 1670 से 1725 में पुनः 8 बार फ्रेंच भाषा में इसको और ट्रांसलेट किया गया और 1684 ईस्वी तक तो 3 बार इसको अंग्रेजी भाषा में इसको कन्वर्ट किया गया, यानी कि ट्रांसलेट किया गया। तो आप समझ सकते हो कि यह ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है वो पुस्तक कितनी मायने रखती होगी उस जमाने में। और इसी पुस्तक के आधार पर फ्रांसीसियों ने अपना भारत का अभियान भारत की ओर बढ़ाया। यानी आपको पता होगा कि जिस प्रकार से भारत में डच आया, स्पेनिश आया, अंग्रेज आए, उसी प्रकार से भारत में फ्रांसीसी कंपनी भी आई थी। और फ्रांसीसी कंपनी का भारत में आगमन का कहीं ना कहीं यह भी एक पृष्ठभूमि बनाने का काम करता है कि जिस प्रकार से बर्नियर ने ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में भारत का वर्णन किया था, इसी के आधार पर उस समय का जो फ्रांस का शासक था लुई 16, इन्हीं तथ्यों को आधार बनाकर ये भारत की स्थिति का आकलन करके उसने भारत में अपना मिशन भेजा था। तो ये तो हो गया। अब हम लोग समझने की और आगे कोशिश करते हैं कि आखिर इसने, बर्नियर ने अपनी इस पुस्तक में ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में आखिर लिखा क्या था, आखिर किस प्रकार का वर्णन था उसमें। तो आपको बहुत ही इजी वे में आप समझिए ना कि उसने जो भारत को
भारत को देखा और उसका जो वर्णन किया वो कैसा था, तो आलोचनात्मक वर्णन और यूरोप से तुलना, दो चीजें आपको मेनली समझना है कि उसने अपनी इस पुस्तक में जो भारत की स्थिति के बारे में लिखा है, भारत के विभिन्न पहलुओं के बारे में जो लिखा है, उसका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, आलोचनात्मक है। यानी कि उसने भारत की उस समय की राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था या धार्मिक व्यवस्था, इन तमाम सभी चीजों के बारे में उसने आलोचना किया है, भारत की प्रशंसा नहीं किया है, बल्कि उसने भारत की क्या किया है, आलोचनात्मक वर्णन किया है। और हर चीज में उसने यूरोप से तुलना किया कि यहां तो ऐसा है, यूरोप में ऐसा है, ये यहाँ पर ये चीजें होती है, यूरोप में वो चीजें होती है। मतलब हर चीज का उसने यूरोप के साथ कंपैरिजन करने की, तुलना करने की कोशिश किया है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। तो और कौन कौन सी चीजें के बारे में उसने वर्णन किया है, तो सबसे पहले मैं यदि बात करूं कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था का, तो भारत की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में उसने लिखा है कि भारत में उस समय मुगल राजवंश का शासन चल रहा है, परंतु जो है वो राजा जो है वो जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। यानी जनता जो है वो राजा से खुश नहीं है। और ये बातें मायने रखती है, विदेशियों के लिए ये मायने रखती है कि किसी क्षेत्र की जनता यदि वहां के शासक से खुश नहीं है तो उस देश को गुलाम बनाना, उस देश में अपना मिशन को सफल करना जो होता है वो काफ़ी आसान होता है। यदि आप अपने गार्जियन से खुश नहीं है, आप अपने परिवार से खुश नहीं हैं, तो बहुत आसान होगा आपके दुश्मनों के लिए कि वो आपको तोड़कर अपने पक्ष में ले आए, है ना। तो भारत का उसने जो वर्णन किया है कि उस समय भारत की जो जनता थी वो राजा से खुश नहीं थी, क्योंकि राजा जो है वो जनता का शोषण करने में लगा हुआ था। ठीक है। इसके अलावा उसने उपहार लेने की प्रथा का एक वर्णन किया है अपनी इस पुस्तक ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में। उसने बताया है कि भारत में जो राजा है वो उपहार लेने की प्रथा का आदी है। मतलब राजा के दरबार में यदि आप जाते हो तो राजा के लिए आप गिफ्ट लेकर जाओ तो राजा जो है वो उससे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। यानी राजा विभिन्न प्रकार के जनता से उपहार लेने का आदी है, उसकी आदत है। लिबर्नियर वो खुद अपनी पुस्तक में कहता है कि जब वो पहली बार राजा के दरबार में जाता है तो वह भी उसके लिए कुछ चंद रुपये लेकर जाता है, लेकिन ये एक प्रकार का क्या है, राजा का घूस लेने की प्रथा है। और ऐसी आदत को जब मैं फ्रांस में लौटूंगा तो ऐसा फ्रांस के शासक मुझसे अपेक्षा ना रखे कि मैं अपनी इस आदत को वहां पर भी जारी रखूंगा। यानी कि जब मैं फ्रांस लौटूंगा तो वहां का राजा मुझसे ये आशा ना करे कि जिस प्रकार से जब मैं मुगल दरबार में गया तो वहां के राजा को मैं कुछ उपहार दिया, तो फ्रांस का शासक भी ये ना सोचे कि मुझे भी कोई उपहार मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह का घूस देने का आदी नहीं हूं। तो इस प्रकार से उसने भारत की राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन किया, जिसका मैंने यहाँ पे संक्षिप्त वर्णन किया। अब बात करते हैं सामाजिक व्यवस्था की। तो सामाजिक व्यवस्था के बारे में उसने बतलाने की कोशिश किया है कि भारत के बाजारों में जगह जगह पे ज्योतिष के रूप में पंडित जी जो होते हैं वो बैठे रहते हैं और वो महिलाओं से पहले ही बातों बातों में उनके भीतर के, उनके मन की बातों को टटोल लेते हैं और बाद में ग्रह नक्षत्र का आधार बनाकर उन्हीं की बातों को उन्हीं को सौंप देते हैं, उन्हीं को बतला देते हैं कि आपके जीवन में जो कष्ट है उसका कारण ये ग्रह है, वो नक्षत्र है, ये है, वो है। इस प्रकार से भारत की सामाजिक व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासों पे टिकी हुई है। तो इस प्रकार से उसने भारत की सामाजिक व्यवस्था का आलोचनात्मक वर्णन किया है कि किस प्रकार जो भारतीय जनता जो है वो ज्योतिष, पंडित, इन सभी चीज़ों के अंधविश्वास में फंसा हुआ है। और दूसरा उसने जो एक करुणामय वर्णन किया है, बहुत ही झकझोर देने वाला जो वर्णन किया है, वो सती प्रथा का वर्णन किया है। सती प्रथा का वर्णन उसने अपनी लाहौर यात्रा में किया है ना। लाहौर यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जब लाहौर की यात्रा पे था तो वहाँ पे मैंने 12 या 13 साल की एक विधवा को देखा। यानी 12-13 साल की एक मासूम लड़की थी और वह विधवा थी। किस प्रकार से लोग जो थे वो उसको घसीटते हुए सती स्थान तक, यानी उस स्थान तक ले जाया जा रहा था उस लड़की को जहां पे उसे सती किया जाना था। पंडितों के द्वारा जबरन
उसे चिता पे बिठाया जाता है, लठैतों के द्वारा उसे मजबूर किया जाता है कि तुम जो है जिंदा जो है वो उसमें जल कर सती हो जाओ, है ना। वो लड़की के दुख के बारे में वो कहते हैं कि वह मासूम से लड़की जीवित से ज़्यादा मृत प्रतीत हो रही थी। तो इस हृदय विदारक घटना का भी उसने बहुत ही आलोचनात्मक तरीके से अपनी इस पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में वर्णन किया है कि भारत में किस प्रकार से सती प्रथा जैसी हृदय विदारक घटनाएं यानी कि प्रथा चालू है। अब है धार्मिक व्यवस्था का भी उसने ठीक इसी प्रकार से वर्णन किया है कि भारत के लोगों में एक शौक है, एक प्रकार का अंधविश्वास है दान करने का और पुण्य कमाने का। यानी उनके अनुसार ऐसा था, बर्नियर के अनुसार, कि यहाँ के लोग जो है वो पाप करने से हिचकते नहीं हैं और उनको लगता है कि मैं किसी चीज़ की दान कर दूंगा तो मुझे अपने पापों से क्या हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कुल मिलाकर ये समझना है कि बर्नियर ने जो अपनी पुस्तक में भारत का वर्णन किया है वो कुल मिलाकर कैसा था, तो आलोचनात्मक वर्णन किया है। उसने कहीं ना कहीं भारत की निंदा करने की कोशिश किया है, आलोचना करने की कोशिश किया है और हर चीज का उसने यूरोप से तुलना किया है। इसी कड़ी को आगे अब हम लोग देखते हैं कि शहरों और प्रांतों का वर्णन उसने किस प्रकार से किया है। तो उसने बनारस की तुलना जो है वो किससे की है, एथेंस से। मैंने बताया था कि वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन किया है, जैसे आगरा, अहमदाबाद, कश्मीर, बनारस, बंगाल, है ना। तो जब उसने बर्नियर जो है जब वो बनारस पहुंचते हैं तो बनारस की भव्यता को देखकर वो बनारस की तुलना जो है वो एथेंस शहर से करते हैं। ठीक इसी प्रकार से उसने भारत के घरों का वर्णन जो है वो यूरोप के घरों से और फ्रांस के घरों से उसने किया है कि भारत के जो घर वो सामान्यतः कच्चे घर होते हैं, यानी मिट्टी के बने हुए होते हैं। यहाँ के घरों का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है और फ्रांस के घरों का स्ट्रक्चर जो है वो अलग है। हालांकि उसने बाद में इस चीज़ को स्पष्ट करने की कोशिश किया कि फ्रांस की जो जलवायु है वो सर्द है और वहाँ पे जो मकान बनाए जाते हैं तो वहाँ के उस जलवायु के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, जबकि भारत की जो जलवायु है वो कैसा है, गर्म है और उसके आधार पे यहाँ का घरों का निर्माण किया जाता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि शहरों और प्रांतों का जब वो वर्णन करते हैं तो यहाँ पर भी उनका जो तरीका है वही है आलोचनात्मक और यूरोप से तुलना या फ्रांस से तुलना करने की उनकी आदत है। आइए अब हम बात करते हैं चरित्र चित्रण के। हालांकि उसने चरित्र चित्रण तो बहुतों का किया है लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं मेनली 2 का चरित्र चित्रण यहाँ पे करूँगा। सबसे पहले दारा शिकोह, क्योंकि वो दारा शिकोह के बहुत ही क्लोज थे, है ना, इसलिए मैं दारा शिकोह का वर्णन करूँगा कि किस प्रकार से बर्नियर ने दारा शिकोह का वर्णन किया है। तो दारा शिकोह के बारे में उनका व्यू था कि दारा शिकोह जो है बहुत ही उदार प्रवृत्ति का है, ठीक है, अच्छे गुणों से निपुण भी था, लेकिन मतलब दारा शिकोह जो था वो बहुत ही अच्छे इंसान था, बहुत ही उदार प्रवृत्ति का भी था, उसमें बहुत सारे अच्छे गुण भी थे। लेकिन उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि वो सिर्फ अपनी सुनता था, मतलब किसी और की बातों को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो या बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता था। इसी के वजह से दारा शिकोह को अपने भाइयों के द्वारा रचित षड्यंत्रों का भी पता उसको चल नहीं पाता था। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती थी कि दारा शिकोह के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसको सलाह देने या उस बात को बतलाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि दारा शिकोह किसी की बातों को अहमियत देता ही नहीं था। तो ये दारा शिकोह का उसने संक्षिप्त वर्णन किया है। ठीक इसी प्रकार से उसने औरंगजेब का भी वर्णन किया है। औरंगजेब के बारे में उसका मानना था कि वो उसमें शिष्टता और भद्रता पूर्ण व्यवहार करने का जो गुण है वो दारा शिकोह के समान नहीं है। मतलब औरंगजेब जो है न शिष्ट है और न भद्र है, मतलब बहुत ही अच्छा उसका व्यवहार नहीं है। जिस प्रकार दारा शिकोह का व्यवहार बिहेवियर जो था वो बहुत अच्छा था, परंतु औरंगजेब का भी जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं है, दारा शिकोह के समान नहीं है। लेकिन उसमें निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बहुत ही अद्भुत है, वो सॉलिड डिसीजन लेने में बहुत ही परफेक्ट है। साथ ही साथ वह उसमें एक और टैलेंट था कि
कौन उसका मित्र है, कौन उसका शत्रु है, इसकी परख करने की भी जो क्षमता थी औरंगजेब में बहुत बेहतरीन थी। मतलब औरंगजेब किसी को बहुत आसानी से यह परख लेता था कि कौन उसका शत्रु है और कौन उसका मित्र है। साथ ही साथ औरंगजेब जो था वो स्वभाव से बहुत ही गंभीर था, कुशाग्र बुद्धि का, और अपनी योजनाओं को गुप्त रखने में, मतलब अपने जो उसने प्लानिंग किया है अपने किसी योजना के बारे में, तो उसको वह गुप्त रखने में बहुत ही एक्सपर्ट था। इसी चीज को मैं यहाँ पे बतलाया हूँ। तो इस प्रकार से उसने चरित्र चित्रण किया है किसका, दारा शिकोह का और औरंगजेब का। ठीक इसी प्रकार से उसने वर्णन किया है भारत के किसानों का। तो किसानों की स्थिति के बारे में उसका कहना है कि किसान की स्थिति उस जमाने में भी, भारतीय किसान की स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय थी। मतलब भारत के किसान जो थे वो कहीं ना कहीं सामंतों और जमींदारों के द्वारा शोषित किए जा रहे थे। यानी भारतीय किसान जो है वो खेतीहर मजदूर के रूप में जमींदारों के यहाँ या सामंतों के यहाँ काम कर रहे हैं, और वही जमींदार और सामंत जो है उन किसानों का शोषण करने में लगे हुए हैं, जिस वजह से किसान जो है वो किसानी को छोड़कर, मतलब खेती बाड़ी को छोड़कर अन्य पेशे को अपनाने के लिए वे क्या है, मजबूर है। तो इस प्रकार से उसने भारतीय किसानों का भी वर्णन किया है। और अब बात करते हैं कि व्यापार और सोने चांदी के भंडार के बारे में उसने भारत का किस प्रकार से वर्णन किया है। तो उसके अनुसार, बर्नियर के अनुसार, कि भारत में जो विदेशी व्यापारी अपने देशों से सामान लेकर भारत बेचने आते थे, तो भारत में भारतीयों के द्वारा सोने चांदी जो दी जाती थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। मतलब सपोज दैट यदि किसी देश से कोई व्यापारी भारत आया, वो अपना सामान बेचा, और भारत के लोग यदि वो सोना और चांदी देकर उसको खरीदना चाहते थे, तो वो विदेशी लोग जो थे वो सोना चांदी लेना नहीं चाहते थे, बल्कि वो भारत के बने वस्तु के साथ ही विनिमय करना चाहते थे। मतलब वो अपने देश का सामान भारतीयों को देता था विदेशी व्यापारी लोग, और भारत के चीज़ों को, भारत से बनी हुई चीज़ों को वो लेना ज़्यादा पसंद करता था, ना कि यहाँ के सोने चांदी के साथ वो वस्तु का विनिमय करना चाहता था। यानी भारत का सोना और चांदी का जो भंडार था वो अच्छा था। यानी भारत के जो सोने और चांदी का जो भंडार था वो बहुत ही विशाल था। लेकिन इसमें भी उसने वर्णन किया है कि ये जो सोने और चांदी का विशाल भंडार था वो मेनली दो जगह पर ही सेंटर था। पहला राजा के पास, यानी जो भारत में, जो अब भारत में सोने और चांदी का तो विशाल भंडार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो ज्यादातर सोना जो है वो कहाँ पे है, तो राजा के खजाने में है, यानी राजा के पास है वो। दूसरा जनता के पास है, और जनता के पास जो सोना है उस सोने का जनता जो है वो क्या करती है, महिलाएं गहने बनाकर उसको पहनने की आदी है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोने और चांदी का वे प्रयोग आभूषण के रूप में करते हैं, और साथ ही जो अतिरिक्त सोना या चांदी है तो वो महिलाएं क्या करती है, घरों में उसको गाड़ कर रखती है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो ये उसने भारत के सोने और चांदी का वर्णन किया है भंडार के बारे में। लेकिन यहाँ पर उसने जो आलोचना किया, उसका कहना था कि भारत में इतना सोना और चांदी का भंडार है, परंतु भारतीयों के स्वभाव के वजह से, भारतीयों के व्यवहार की वजह से, उनकी आदत की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो दयनीय है। क्योंकि सोने चांदी का तो भंडार है, परंतु वे ज्यादातर सोना कहाँ है, या तो राजा के खजाने में, या तो महिलाओं के आभूषण के रूप में, या फिर महिलाएं जो है या पुरुष जो है वो अपने घरों में सोने और चांदी को गाड़ कर रखे हैं। इस वजह से सोने और चांदी का प्रचलन नहीं हो पा रहा है, उसका मुद्रा के रूप में यूज नहीं किया जा रहा है। इस वजह से भारत की स्थिति जो है वो बहुत बेहतरीन आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं है। ठीक इसी प्रकार से उसने कश्मीर के शॉल का बहुत ही बेहतरीन वर्णन किया है। यानी जब उसने कश्मीर की यात्रा करता है, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूं कि वो अपनी यात्रा में कश्मीर भी गया है, तो कश्मीर यात्रा के दौरान उसने कश्मीर के शॉल को देखा और कश्मीर के शॉल से काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने अपनी पुस्तक ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर में लिखता है कि उस समय
कश्मीर में 2 प्रकार के बेहतरीन शॉल बनाए जाते हैं। पहला जो शॉल बनाया जाता था वो स्पेन के ऊन से भी मुलायम होता था, यानी पहला जो तरह का शॉल होता था, शॉल समझ रहे हैं ना, सर्दी के मौसम में जो लोग यूज करते हैं, तो उसी शॉल की बात किया जा रहा है। तो पहला जो शॉल होता था वो स्पेन के जो ऊन होते थे उससे भी वह सॉफ्ट होता था, यानी कि उससे भी वो बेहतरीन क्वालिटी का होता था। और दूसरा जो शॉल का वर्णन किया है वो तोंज नाम का, तोंज नामक, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि तोंज नामक उसने एक शॉल का वर्णन किया है। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो तोंज नामक शॉल बनाया जाता था वो तिब्बती बकरी के सीने का जो ऊन होता था उसी से इस शॉल का निर्माण किया जाता था, यानी तोंज शॉल का निर्माण एक तिब्बती बकरियों के सीने के ऊन से यानी रेशे से बनाया जाता था। और यह रेशमी शॉल से भी क्या होता था, कीमती होता था, परंतु इतना कीमती होता था जिस वजह से ज्यादातर इसका उपयोग जो है वो कौन करते थे, तो अमीर लोग ही किया करते थे। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं फ्रांसवा बर्नियर के बारे में। अगले क्लास में हम लोग किसी और भी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वाकई में अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के में कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।